हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? दिल्ली से बाहर मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया हूँ अकॉर्ड हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला था कि आपने दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल में इंटरव्यू दी है, लेकिन आप वहाँ पे जाओ फरीदाबाद में। तो कल मैं गया था फरीदाबाद हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है अकॉर्ड हॉस्पिटल। ये जो है दिल्ली से थोड़ा बाहर वाली साइड में पड़ता है। तो वहाँ पे इंटरव्यू मैंने देने गया। इंटरव्यू का मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मेरा कैसा रहा, और वहाँ पे फ्रेशर को लेते हैं या एक्सपीरियंस को लेते हैं, तो मतलब किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सैलरी क्या है ना, वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो कि वहाँ पे मेन पूछते हैं तो उसके बारे में, क्योंकि आपको कल को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि कैसे आपको फेस करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि अगर आप फीमेल स्टाफ हो और आप जाना चाहते हो तो आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर आप मेल स्टाफ हो और आप मेरी वीडियो देखने के बाद सोचो कि मैं भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेल स्टाफ को नहीं ले। इवन मैंने उनको ऐसे भी बोला कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, है ना, क्योंकि उनको मेल स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं। तो फीमेल को वो ले रहे हैं, लेकिन लकीली वहाँ पे 2 फीमेल स्टाफ थी जो कि इंटरव्यू दे के निकल रही थी, और जब मुझे उन्होंने मना कर दिया तो मैं भी निकल रहा था। तो लेकिन वहीं पे फिर मैंने उनको रोका, उनसे बात करी और उनसे वो सारी चीज़ें पूछी। तो मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो अगर आप एज ए फीमेल स्टाफ जाना चाहते हो। तो उनमें से एक जो लड़की थी वो एक्सपीरियंस थी, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस था, और दूसरी फ्रेशर थी। तो दोनों के मिक्स क्वेश्चन थे जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको इंटरव्यू देने में दिक्कत परेशानी होती है, अगर आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू आराम से नहीं क्लियर कर पाऊँगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको 1 वीक के अंदर अंदर तैयारी करवा के हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए भी भेज देता हूँ, और वो सारा मटेरियल जो उनको चाहिए होता है, वो सारे क्वेश्चंस जो उनको चाहिए होते हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर जो उनको चाहिए होते हैं जिस हॉस्पिटल में उनको जाना है, वो सारे ही मैं दे के पहले ही भेज, जो उनकी हर इंटरव्यू आराम से क्लियर हो सके। तो अगर आपको भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा था वो था इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि सोडा बाइकार्बोनेट हो गया, है ना, डेक्सट्रोज 25% हो गया, मिडाजोलम हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ADR, एट्रोपिन और हाइड्रोकॉर्टिजोन, है ना। ऐसी ये कुछ मेडिसिन है जो कि हम ऐसे इमरजेंसी यूज़ करते हैं, और ये हम इमरजेंसी ट्रॉली में भी रखते हैं। तो ये सारी मेडिसिन का नाम आपसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी डोज क्या है और इनका मतलब काम क्या है, क्यों देते हैं, ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, वो जो फ्रेशर लड़की थी उसको, कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का, हाइपो से आपको याद रखना है कि कोई चीज़ है जो कम हो रही है बॉडी में, और हाइपर कोई चीज़ है जो बढ़ रही है ना। और ग्लाइसीमिया, ग्लाई से हम ग्लूकोज का याद रख सकते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ही यही होता है जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। तो कम होने पे उन्होंने ट्रीटमेंट उसको पूछा था कि कैसे आप ट्रीट करोगे। तो उस कंडीशन में आप कैसे कर सकते हैं कि उनको डेक्स्ट्रो दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कुछ मीठा दे सकते हैं, कुछ कैंडीज दे सकते हैं जिसके साथ उनकी शुगर बढ़े। मीठा देने के बाद फिर हम 15 मिनट्स के बाद शुगर चेक रिपीट करेंगे कि बढ़ रहा है या डाउन ट्रेंडिंग तो नहीं है, या कम हो रही है, बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो उसके फिर 15 मिनट्स के बाद अगर हमारी रिक्वायरमेंट अगर 100 से ऊपर नहीं आ रही तो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं ना। तो ऐसे आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में या उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। तो उसके बाद अगर कोई पेशेंट है जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आया है, जिसकी सैचुरेशन कम, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप कौन सी पोजीशन में उनको लिटाओगे, है ना। तो आपको कई बार वो पहले ही ऐसे बोल देते हैं कि कैसे लिटाओगे, तो आप सोच लेते हो कि लिटाना है तो फिर या तो स्पाइन दे देंगे या लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल। लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में कभी भी हम पेशेंट को लिटाते नहीं है, हमें पेशेंट को बिठाना होता है। अगर बिठाना नहीं है तो सेमी फॉलर पोजीशन जो इसका राइट आंसर होता है, तो आप सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन बता सकते हो। अगर पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आता है तो आपको सेमी फॉलर पोजीशन देनी होती है पेशेंट को। तो उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो फुल फॉर्म के बारे में पूछा था। COPD की फुल फॉर्म क्या है और PET-CT की फुल फॉर्म क्या है। तो COPD की फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ के जाना, ये दिल्ली में भी बहुत सारे हॉस्पिटल में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो जो मेरे से फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी अभी तक, एक COPD की पूछी है, एक PTCA की पूछी, और बाकी इनको जो पूछा है COPD और PET स्कैन के बारे में पूछा था। तो मैं आपको दोनों की बता देता हूँ। जो पहले PTCA की बात करें तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होता है। उसके बाद अगर COPD की बात करें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगर आपको ये COPD में पूछे कि आपको पेशेंट की
अगर जो सैचुरेशन है 90 है, 90 है, तो आप कितने लीटर पे ऑक्सीजन आपको देना होता है। तो ऐसे बोल के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मे बी आप बोल दो कि हाँ 2, 4, 5 कितने लीटर पे है ना, लेकिन COPD में हम कभी भी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं पेशेंट को। तो जो हमारा टारगेट होता है वो हमारा होता है 88 to 92 के बीच में, है ना, हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रखना होता है। तो अगर किसी पेशेंट का 88 भी आ रहा है या 89 भी आ रहा है तो भी आपको ऑक्सीजन नहीं देनी है COPD पेशेंट। और अगर 85 से नीचे जा रहा है तब आपको ऑक्सीजन थोड़ी सी देनी होती है, लेकिन आपको मेंटेन करके रखना है कि 92 से सैचुरेशन ऊपर ना जाए, इतनी ही आपको ऑक्सीजन देनी है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है या SpO2 ऊपर जा रही है, आपने ऑक्सीजन लगा दी 1-2 लीटर पे और बढ़ गई है 95 तक चली गई, तो आपको या तो कम कर देनी है या बंद कर देनी है, जिसके साथ आपको मेंटेन 90 तक ही रखना है। तो इसका जो मेन रीज़न यही है कि अगर आप रखोगे तो पेशेंट CO2 रिटेन करेगा बॉडी में, CO2 रिटेन होगी तो उसका GCS डाउन होगा, तो फिर आप NIV लगाना पड़ेगा, है ना, मास्क लगाना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन ना आए तो इसीलिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं देते हैं। और जो PET-CT की फुल फॉर्म है वो है पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। PET को हम बोलते हैं पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, और CT का आपको पता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी बोलते हैं इसको, है ना। और उसके बाद उनसे नॉर्मल वाइटल साइंस के बारे में पूछा था, जो फ्रेशर लड़की थी, कि वाइटल साइन क्या होते हैं और नॉर्मल कितने, मतलब कितने होते हैं और नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। वो आप सबको पता ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और लेकिन 5th वाइटल साइन पेन जो है उसके बारे में आपको ज़रूर बताना होता है। जब भी आप वाइटल साइन बताओ तो हमेशा 4 नहीं बताने हैं, 5 ही। और पेन के साथ साथ आपसे ये भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेन को आप कैसे असेस करते हो ना। तो पेन को असेस करने के लिए हम मेनली 2 हमारे पास स्कोर होते हैं। एक होता है वॉन्ग-बेकर स्कोर, दूसरा होता है न्यूमेरिकल स्केल। तो न्यूमेरिकल में आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि आपको कितनी पेन हो रही है 10 में से, तो वो आपको जो भी बताएगा ना उसी हिसाब से होता है। स्केल के साथ साथ उनको जो मतलब एक्सपीरियंस स्टाफ थे उन्होंने पहले प्रेशर अल्सर का पूछा, फिर प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं वो पूछा। तो इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। कुछ स्केल है जो आपको पढ़ के ही जाने होते हैं, जैसे कि GCS स्केल हो गया, है ना, ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको दिमाग में हमेशा रट के जाना होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद जो बेड सोर के लिए हम देखते हैं वो होता है ब्रेडन स्केल, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। GCS का आपको पता है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए। ब्रेडन स्केल हम यूज़ करते हैं असेस करने के लिए कि कौन सा पेशेंट है जिसको रिस्क है बेड सोर होने का, है ना। उसके बाद एक होता है हमारे पास वॉन्ग-बेकर, जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, पेन के लिए असेस करने के लिए। तो उसके बाद एक हमारे पास स्केल होता है मॉर्स फॉल स्केल, जो कि हम फॉल रिस्क ऑफ फॉल को असेस करने के लिए करते हैं। उसके बाद DVT को असेस करने के लिए हम करते हैं कैप्रिनी स्केल का यूज़। ऐसे करके कुछ स्केल है जो आपको हमेशा पढ़ के जाए। तो VIP स्कोर के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि VIP स्कोर की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल इन्फ्यूजन फिल्बाइटिस। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद फॉल के बारे में उनसे पूछा था कि पेशेंट का रिस्क ऑफ फॉल है, अगर आपने देखा है तो उसको फॉल से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करोगे, क्या क्या काम करोगे, आपका एक्शन क्या होगा जिससे आप पेशेंट को फॉल से प्रिवेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है फॉल से प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो, आपको देखो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो, है ना, पेशेंट की फैमिली को एजुकेट कर सकते हो। उनको बताना है कि अपने आप चलना नहीं है यहाँ, उनको एजुकेट करना है कि आपको जब भी जाना है या तो कॉल बेल करो, है ना, कॉल बेल पेशेंट के पास रखनी है, फिर उनकी साइड रेल लगा के रखनी है। पेशेंट के बेड की हाइट जो है वो नीचे करके रखनी है हमेशा। कई बार पेशेंट अपने से उठने की कोशिश करता है, या फिर जितनी भी पेशेंट की काम की चीज़ें हैं, जैसे पानी वगैरह कोई पीना, उनके पास में पानी रखा होना चाहिए। किसी को बुक वगैरह पढ़नी है तो बुक उनके टेबल के बिल्कुल पास में होनी चाहिए, ये नहीं कि उठाने के लिए जाए और इधर से गिर जाएगा ना, ये सारी चीज़ों से। उसके बाद लाइटिंग एडुकेट होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में सबको नहीं पता होता ना किधर किधर जाना है, और अगर लाइट नहीं है और इधर उधर कहीं बेड में लगे या कहीं और टेबल के अंदर लगेगा, कार्डिक टेबल लगेगा तो गिर जाएंगे वो, है ना। तो इस चीज़ से प्रिवेंट ऐसे कर सकते। तो उसके बाद जो वॉशरूम है, वॉशरूम में एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, ज़्यादा फिसलन नहीं होनी चाहिए, पानी वगैरह नहीं गिरा होना चाहिए, वॉशरूम क्लीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो उनको, तो मतलब ऐसे ही आप फॉल से प्रिवेंट कर सकते हो। तो उसके बाद उनसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, मतलब ऑक्सीजन को कैसे डिलीवर कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली में भी मुझे 1-2 हॉस्पिटल वालों ने पूछा है ये ऑलरेडी कि ऑक्सीजन आप कैसे कैसे दे सकते हो। तो देखो, ऑक्सीजन के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। जैसे कि
पहले आपको बताना होता है नेजल प्रोंग, जो हम इनिशियली पेशेंट को देते हैं। अगर किसी पेशेंट की 90 तक सैचुरेशन जा रही है, 91 तक, तो हम इनिशियल जो है नेजल प्रोंग से ही स्टार्ट करते हैं। अगर उसके साथ मेंटेन हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहा है तो हम ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगाते हैं। तो अगर O2 मास्क के साथ भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम हाई फ्लो लगाते हैं, जिसको हम NRBM भी बोलते हैं, नॉन रीब्रीदिंग मास्क। इसके नीचे एक बैग वाइट सा लगा होता है, तो उसके अंदर पहले ऑक्सीजन फिल होती है, फिर पेशेंट को मिलती है। तो काफ़ी हाई अमाउंट में ऑक्सीजन जो है पेशेंट को डिलीवर होती है। तो इसके साथ सबकी सैचुरेशन मेंटेन हो ही जाती है, एक्सेप्ट पेशेंट का PCO2 लेवल ना बढ़ रहा। उसके बाद जो पेशेंट आते हैं जो उसके साथ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, तो फिर उस केसेस में हम उनको बाईपैप लगा देते हैं। अगर उसके साथ भी नहीं हो रहा है तो फिर फाइनली हम NIV पे जाते हैं। NIV जो कि वेंटिलेटर के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो NIV का मतलब है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो इसमें हम पेशेंट को लगाते हैं, वेंटिलेटर के साथ मास्क को कनेक्ट करते हैं। तो ये बाईपैप से भी ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन देता भी है और PCO2 को बाहर भी खींचता है। एक तरह से आप मान लो कि जैसे हम पेशेंट को इंटूबेट कर देते हैं। इंटूबेट में मतलब इन्वेजिव वेंटिलेशन होती है, पेशेंट को सीधा ट्रेकिया के थ्रू कैरिना तक हम ट्यूब डालते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही प्रोसेस चलता है, लेकिन इसमें हम CPAP मोड पे रखते हैं पेशेंट को, मतलब NIV मोड पे रखते हैं और पेशेंट को नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन देते हैं, है ना। मतलब मास्क पेशेंट के ऊपर लगा देते हैं, तो काम वही वेंटिलेटर ही कर रहा है, बस ये है कि वो इन्वेजिव होता है इंटूबेशन वाला और ये नॉन इन्वेजिव। और इसके बाद अगर इसके साथ भी PCO2 रिटेन हो रहा है पेशेंट का, या पेशेंट का एफर्ट बिल्कुल ही नहीं है, पेशेंट बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा, तो फिर फाइनली आपको पेशेंट को इंटूबेट करवा देना होता है। तो एक नेक्स्ट उनको कैनुला की कलर कोडिंग पूछी थी कि कौन सा कैनुला कौन से कलर का होता है। तो कैनुला की कलर कोडिंग आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। 14 का जो है ऑरेंज का होता है, 16 का ग्रे होता है, 18 का ग्रीन होता है, 20 का पिंक होता है, 22 का ब्लू होता है, 24 का येलो होता है और 26 का जो 26 का होता है वो पर्पल होता है ना। तो ये कलर कोडिंग आपको एक बार याद करके जानी होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी वेन में आप कैनुला जो है लगा सकते हो। तो जब भी हम कैनुला लगाने का स्टार्ट करते हैं तो हम ये मेटाकार्पल जो वेन्स होती है यहाँ से ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर ये वेन ख़राब हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास ऊपर वाली वेन्स जो है बच जाती है। अगर आप पहले ही ऊपर लगा दोगे तो फिर नीचे से उसी वेन में आप दोबारा से ट्राई नहीं कर पाओगे, इसलिए हम हमेशा मेटाकार्पल पे जाते हैं। उसके बाद सिफेलिक बेसिलिक वेन्स जो होती है सारी, उसके अंदर आप कहीं भी लगा सकते हो। तो उसके बाद ये मीडियल क्यूबाइटल जो वेन है, ये अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछे कि सैंपल के लिए सबसे प्रेफरेबल वेन कौन सी है, तो मीडियल क्यूबाइटल वेन आपको बोलना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उनको पूछे थे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप फरीदाबाद मतलब हरियाणा में पड़ता है, वहीं की रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो, आपकी वहीं की रजिस्ट्रेशन है, तो आप ट्राई कर सकते हो वहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है चेंज नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन यूपी की है तो भी ये चल जाएगी, तो भी एक्सेप्टेड है। मतलब यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन चेंज करवाओ ही करवाओ, नहीं तो आपकी सैलरी रुक जाएगी, ये होगा। जैसे कि दिल्ली में मैक्स वगैरह में होता है, अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते जितने टाइम में आपने बोला है तो आपकी सैलरी होल्ड हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस बेसिस पे मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट करवाओ, नहीं तो सैलरी रोक देंगे। सैलरी की जो बात करें तो 18 से 21 के बीच में सैलरी है, मोस्टली आपको 19-20 के आसपास मिल जाएगी। कॉर्ड हॉस्पिटल में इतनी ही सैलरी पैकेज है फ्रेशर स्टाफ के लिए अगर आप जाना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेल को वो नहीं ले रहे हैं। और इवन मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस शो करा था उन्होंने, जब मैंने अपना उनको CV दिया तो उन्होंने मेरा CV लिया और बोला कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं क्या हाँ, और डिपार्टमेंट पूछा, मैंने बोला CC और मेडिकल दोनों का एक्सपीरियंस है। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी ना वैकेंसी नहीं है मेल के लिए, अभी मेल को हम नहीं ले रहे हैं, आप ऐसे करो अपना CV छोड़ दो, हम आपको कॉल कर देंगे जब भी वैकेंसी होगी। मैंने उनको यही बोला कि आप मेरा CV वापस दे दो। तो मेरी तरफ ना थोड़ा सा ऐसे देख रहा था, तो क्यों मतलब हमें 20-30 रुपये का CV वेस्ट करना है ना उनके लिए। और बाकी एक चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मतलब अगर वो हॉस्पिटल आपके घर से 10 किलोमीटर के रेडियस में है मेरे हिसाब से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर वो आपके घर से मतलब 100-200 किलोमीटर दूर है, जहाँ से आप अप डाउन नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से दी बेस्ट है कि आप दिल्ली में आके ज्वाइन करो। दिल्ली सबसे अच्छा है अगर आप हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। तो टाइम वेस्ट मत करना वहाँ पे जाके या कहीं भी और जाके। दिल्ली, गुड़गांव में कहीं भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करो। नोएडा में भी करने का मेरे हिसाब से इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के चक्कर में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली में ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि मैं अगर पंजाब में अमृतसर में करता था तब भी मैं घर से बाहर रहता था और मेरी 6000 सैलरी थी। तो यहाँ पे आके अभी मैं 38,000 ले रहा हूँ, अभी भी मैं घर से बाहर ही हूँ, तो अभी भी मतलब मेरे लिए सेम ही है। तो इसलिए मैंने दिल्ली चुना, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। और ज़िंदगी में कैसे आप ज़िंदगी की रेस में कैसे आगे निकल सकते हो सबसे, ये सारी चीज़ें आप यहीं पे आके सीख। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर एक्सपीरियंस लेना चाहिए दिल्ली का। तो बाकी आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी, आपको कहाँ पे जाना है। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको बताना, और फैसला लेना आपका काम है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू देने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा कि जिसके साथ आप अपनी आराम से इंटरव्यू क्लियर कर लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।